जरा 1640 के दशक के लंदन शहर की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक बहुत ही जीवंत और शोर शराबे वाला शहर। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा शहर जहां हर तरफ कला और संस्कृति की चहल पहल है। शेक्सपियर के बाद का दौर है। हाँ। तो नाटक घर एकदम खचाखच भरे हुए हैं। हाँ। चौराहों पर गीत गाए जा रहे हैं और लोग खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। एकदम सही तस्वीर है ये। और फिर अचानक से उस शहर का मेन स्विच बंद कर दिया जाता है, पूरी तरह से ब्लैकआउट। रातों रात। हाँ, रातों रात हर तरह का मनोरंजन गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। नाटक घरों पर ताले लग जाते हैं और कला को सिर्फ एक कठोर धार्मिक उद्देश्य के लिए सीमित कर दिया जाता है। मतलब किसी भी तरह के आनंद को सीधा पाप मान लिया जाता है। तो मैं हूं आपका होस्ट और आज हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। और मैं हूं आपकी एक्सपर्ट। और सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे नाटकीय मोड़ों में से एक है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा के लिए हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक आलोचनाओं और उस समय के लेखकों की व्यक्तिगत डायरियों का गहराई से अध्ययन किया है। हम 1642 से 1660 के बीच के अंग्रेजी साहित्य के उस बेहद जटिल दौर में उतर रहे हैं जिसे प्यूरिटन युग या प्यूरिटन एज कहा जाता है। जी, और हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि उस दौरान क्या हुआ था, बल्कि हम उस पूरे तंत्र को समझेंगे कि कैसे एक भीषण राजनीतिक उथल-पुथल और एक चरम धार्मिक विचारधारा ने समाज के बुनियादी ढांचे को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। बिल्कुल, हम ये भी देखेंगे कि कैसे साहित्य को नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ा गया और कैसे उस भारी दबाव के बीच भी अंग्रेजी भाषा की कुछ सबसे महान रचनाओं ने जन्म लिया। हाँ, क्योंकि इस युग की जड़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक धमाके को समझना होगा जिसने इस पूरी विचारधारा के लिए जमीन तैयार की थी। तो हमारे स्रोतों के अनुसार 1642 वो साल था जब इंग्लिश सिविल वॉर यानी अंग्रेजी गृह युद्ध की आग भड़की थी। ये कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं था। ये उस समय के राजा किंग चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच का एक खूनी और वैचारिक संघर्ष था। देखिए, सदियों से चली आ रही राजशाही के सामने ये एक अस्तित्व का संकट था। उस समय डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का सिद्धांत बहुत हावी था। जिसका मतलब था कि राजा को सीधे ईश्वर ने चुना है, राइट? बिल्कुल, राजा को ईश्वर ने चुना है और उसकी सत्ता पर सवाल उठाना मतलब सीधा ईश्वर पर सवाल उठाना है। तो जब संसद ने अपनी ताकत का दावा किया और राजा के फैसलों को चुनौती दी तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विद्रोह नहीं रह गया था। ये पूरे सिस्टम पर चोट थी। हाँ, ये उस समय के समाज के उस पूरे विश्व दृष्टिकोण पर एक भारी प्रहार था जिस पर वे सदियों से विश्वास करते आ रहे थे। और यहीं पर इतिहास ऐसा मोड़ लेता है जो उस समय के आम आदमियों के लिए शायद सोच से भी परे था। 1649 में किंग चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है। एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना। मतलब आप सोचिए, एक बैठे हुए राजा अभिषेक किए गए राजा का सरेआम सिर कलम कर देना। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये पूरे यूरोप के लिए एक भयानक झटके जैसा था। एक ऐसा झटका जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। और इसके तुरंत बाद ओलिवर क्रॉमवेल सत्ता के केंद्र में आते हैं। इंग्लैंड पहली बार एक कॉमनवेल्थ बन जाता है, वो भी बिना किसी मुकुट के। जब मैं ये सारी रिसर्च पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तुलना आई। क्या तुलना? ये पूरी घटना बिल्कुल वैसी है जैसे किसी देश का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से भयानक तरीके से क्रैश हो जाए। पुराना राजशाही का सिस्टम काम करना ही बंद कर दे। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। और फिर एक नया और बेहद सख्त सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी क्रॉमवेल आकर कुर्सी पर बैठ जाए। वो सिर्फ कुछ वेबसाइट्स या प्रोग्राम्स को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो सिस्टम का पूरा सोर्स कोड ही बदल देता है। वो तय करता है कि अब इस मशीन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उस सोर्स कोड को बदलने के पीछे की जो मुख्य तकनीक थी वो क्या थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वो मुख्य तकनीक थी प्यूरिटन थियोलॉजी, यानी उनकी कठोर धार्मिक विचारधारा। जब हम क्रॉमवेल और प्यूरिटन सोच की बात करते हैं तो हमें प्रीडेस्टिनेशन या पूर्व नियति के सिद्धांत को समझना होगा। ये थोड़ा जटिल लगता है। मैं समझाती हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि कौन सा व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा, जिन्हें वे दी इलेक्ट कहते थे, और कौन नर्क की आग में जलेगा, ये भी पहले से तय है। तो इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, इंसान अपने कर्मों से इस फैसले को बदल नहीं सकता। एक मिनट, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी बताइए। अगर सब कुछ पहले से ही तय है कि कौन बचेगा और कौन नहीं, तो फिर समाज में इतने कठोर नियम लागू करने की क्या जरूरत थी?
मतलब मेरा तर्क तो ये कहता है कि अगर मेरा भाग्य तय ही है तो मैं कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर मानव मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, चूंकि किसी को भी ये निश्चित रूप से पता नहीं था कि वे उन चुने हुए लोगों में से हैं या नहीं, इसलिए पूरे समाज में एक गहरी चिंता और एक तरह की असुरक्षा फैल गई थी। ओह, तो वो डर का माहौल था। हाँ, प्यूरिटन मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अनुशासित, पाप मुक्त और अत्यधिक धार्मिक जीवन जी रहा है तो ये इस बात का एक संकेत है कि वो ईश्वर द्वारा चुना गया है। अच्छा, तो अच्छा व्यवहार सिर्फ एक लक्षण था, कारण नहीं? एकदम सही पकड़ा आपने। इसके विपरीत अगर कोई मनोरंजन, नाटक या किसी सांसारिक आनंद में लिप्त है तो माना जाता था कि वो निश्चित रूप से नर्क का भागीदार है। इस भयानक डर ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां लोग न सिर्फ खुद पर बल्कि अपने पड़ोसियों पर भी कड़ी नजर रखने लगे। मतलब हर कोई एक दूसरे की जासूसी कर रहा था। बिल्कुल। राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध के खून खराबे से डरे हुए समाज ने इस चरम नियंत्रण को एक स्थिरता के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये सच में डर का एक बहुत ही गहरा और डरावना तंत्र है, और इस तंत्र ने सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार किया मनोरंजन पर। हाँ, सबसे पहला शिकार वही बना। हमारे नोट्स के हिसाब से सितंबर 1642 में ही एक अध्यादेश पारित करके सभी नाटक घरों को बंद कर दिया गया। ये सिर्फ कोई प्रतीकात्मक रोक नहीं थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ग्लोब थिएटर जैसी प्रतिष्ठित जगहों को सचमुच ढा दिया गया था, जमींदोज कर दिया गया था। हाँ, अगर कोई अभिनेता चोरी छिपे नाटक करता हुआ पकड़ा जाता तो उसे सरेआम कोड़े मारे जाते थे। दर्शकों पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। ये बहुत क्रूर था। मैं तो इसे एक ऐसे चरम एग्जाम प्रेप बूट कैंप की तरह देखता हूं जहां हर सांसारिक आनंद को आपका ध्यान भटकाने वाला शत्रु मान लिया गया है। आपको केवल एक ही परीक्षा की तैयारी करनी है और वो है सैल्वेशन या अपनी आत्मा की मुक्ति। बिना रचनात्मक आनंद के कोई समाज ऐसे कैसे जी सकता? ये बहुत मुश्किल था। इस बूट कैंप की मानसिकता ने साहित्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आप देखिए एलिजाबेथन युग, जो शेक्सपियर का दौर था, वहां भाषा में भारी सजावट होती थी, जटिल रूपक होते थे और बहुत काव्यात्मक छलांगे होती थीं। भाषा बहुत समृद्ध थी। हाँ, लेकिन प्यूरिटन विचारकों ने उस पूरी शैली को ही खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि भाषा का एकमात्र उद्देश्य ईश्वरीय सत्य को सामने लाना है। उनके लिए भाषा में सजावट और घुमावदार बातें झूठ और धोखे की निशानी थी। तो उन्होंने क्या विकल्प दिया? उन्होंने एक प्लेन स्टाइल या बेहद सरल भाषा की वकालत की। जो बात जितनी स्पष्ट, बिना किसी अलंकार के और सीधी होगी, वह आत्मा के उतनी ही करीब मानी जाएगी। उनके लिए सादगी ही पवित्रता थी। साहित्य अब आनंद के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से उपदेश के लिए था। बिल्कुल, उपदेश और नैतिकता के लिए। लेकिन इसी बिंदु पर मैं हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखता हूँ। कैसा विरोधाभास? एक तरफ आप कह रही हैं कि भाषा को एकदम सीधा और नीरस होना चाहिए और रचनात्मक उड़ाने पाप हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास इस पूरे कालखंड को एज ऑफ मिल्टन कहता है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। जॉन मिल्टन, जो अंग्रेजी भाषा के सबसे महान और जटिल कवियों में गिने जाते हैं, वे इसी दौर की उपज हैं। उनकी महाकाव्य रचनाएं पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड कोई सीधी सादी धार्मिक पुस्तकाएं तो हैं नहीं। बिल्कुल नहीं, वे बहुत विशाल हैं। उनमें भगवान और शैतान का भयानक युद्ध है, स्वर्ग से निकाला जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें विद्रोह है। तो जब नियम इतने सख्त थे तो मिल्टन जैसे लेखक इतने विशाल और दार्शनिक विषयों पर कैसे लिख पा रहे थे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मिल्टन की स्थिति इस पूरे युग में सबसे अनोखी थी। कैसे? वे कोई आम नागरिक नहीं थे। वे क्रॉमवेल की सरकार में लैटिन सेक्रेटरी थे। मतलब वे सत्ता के बिल्कुल करीब थे और प्यूरिटन क्रांति के सबसे बड़े बौद्धिक समर्थकों में से एक थे। अच्छा, तो उन्हें एक तरह की सुरक्षा मिली हुई थी। हाँ, लेकिन उनका दिमाग प्यूरिटनवाद की संकीर्ण सीमाओं से बहुत बड़ा था। पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने विद्रोह की जो कहानी बुनी है वो सतही तौर पर तो एक धार्मिक कथा ही है, शैतान का ईश्वर के खिलाफ विद्रोह और इंसान का पतन। तो प्यूरिटन सेंसरशिप के लिए यह विषय पूरी तरह से सुरक्षित और धार्मिक था। बिल्कुल, ऊपर से देखने पर सब कुछ नियमों के दायरे में था। लेकिन जब कोई उस महाकाव्य को ध्यान से पढ़ता है तो उसमें शैतान का चरित्र बहुत ही शक्तिशाली और विचारशील लगता है। मतलब वो बहुत आकर्षक है। हाँ, शैतान बहुत ही सम्मोहक किरदार है। उसमें एक लाइन है कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नर्क में राज करना। ये शैतान का संवाद है
क्या ये प्यूरिटन सत्ता के लिए खतरनाक नहीं था कि एक विद्रोही को इतनी मजबूत और तार्किक आवाज दी जाए? और यहीं पर मिल्टन की जीनियस सामने आती है। उन्होंने बाइबल की कहानी का ढांचा तो लिया, लेकिन उसके अंदर फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा, सत्ता, तानाशाही और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अत्यंत जटिल और खतरनाक राजनीतिक विषयों को बड़ी चालाकी से पिरो दिया। तो वे असल में अपने समय की बात कर रहे थे। हाँ, राजा की हत्या के बाद के समाज में विद्रोह के क्या मायने हैं, मिल्टन उस पर एक दार्शनिक बहस कर रहे थे। उन्होंने सेंसरशिप से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, रूपक यानी एलेगोरी और प्रतीकवाद। ये बहुत स्मार्ट था। जब आप सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता या मानवीय इच्छाओं पर बात नहीं कर सकते, तो आप उसे स्वर्ग और नर्क की कहानी के पीछे छिपा देते हैं। बाहरी सजावट न होने के बावजूद विचारों की गहराई अपने चरम पर थी। और ये छिपे हुए अर्थों या एलेगरी का तरीका सिर्फ मिल्टन तक सीमित नहीं था। हमारे स्रोतों में जॉन बनियन का भी बहुत प्रमुखता से जिक्र है। उनकी किताब द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इस दौर के साहित्य का एक और बहुत बड़ा स्तंभ है। हाँ, बनियन का काम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और बनियन तो कोई उच्च अधिकारी भी नहीं थे। वे तो एक साधारण उपदेशक थे जिन्हें बिना लाइसेंस के उपदेश देने के जुर्म में 12 साल तक जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने यह महान कहानी जेल के अंदर लिखी थी। बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इस बात को साबित करती है कि कैसे प्लेन स्टाइल यानी सरल भाषा में भी अथाह गहराई पैदा की जा सकती है। ये कहानी क्रिश्चियन नाम के एक आदमी की है जो अपनी पीठ पर पापों का एक भारी बोझ लेकर सेलेस्टियल सिटी यानी स्वर्ग की तरफ जा रहा है। तो एक आम पाठक के लिए ये सिर्फ एक रोमांचक यात्रा की कहानी हो सकती है जहां एक हीरो अलग अलग मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन बनियन ने इसके अंदर जो जगह रची हैं वे तत्कालीन समाज का सीधा आईना है। एकदम सही। उन्होंने स्लाव ऑफ डिस्पॉन्ड यानी निराशा के दलदल का वर्णन किया है, जो शायद उस मानसिक अवसाद का प्रतीक है। बिल्कुल, वो उस मानसिक और आध्यात्मिक संकट का प्रतीक है जिससे वो पूरा समाज उस समय गुजर रहा था। फिर उन्होंने वैनिटी फेयर यानी माया बाजार की रचना की, जो उस समय के भ्रष्ट, भौतिकवादी और सत्ता के लालची समाज पर एक सीधा व्यंग था। कमाल है, बिना सीधे कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। और बनियन ने कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने अपने समय के आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया, और शायद इसीलिए ये किताब बाइबल के बाद अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। ये दिखाती है कि जब बाहरी आजादी छीन ली जाती है तो इंसान की रचनात्मकता अपने अंदर की तरफ मुड़ जाती है और आंतरिक संघर्षों को ही एक कहानी बना देती है। बहुत सही कहा आपने। रचनात्मकता के इस छिपकर जिंदा रहने की बात पर मुझे हमारे नोट्स में से एंड्रू मार्वल का नाम याद आता है, और सच बताऊं तो ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मार्वल की कविताएं सच में चौंकाने वाली हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां मनोरंजन पाप है, जहां सब कुछ सिर्फ धर्म के इर्द-गिर्द घूमता है, उस कठोर दौर में मार्वल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस जैसी कविता लिखते हैं। ये एक शुद्ध रोमांटिक और श्रृंगार रस से भरी कविता है। इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को समय के बीत जाने का डर दिखाकर प्रेम करने के लिए मना रहा है। प्यूरिटन सेंसरशिप के रडार से ये कैसे बच निकला? ये इसलिए बच निकला क्योंकि इसे पब्लिश ही नहीं किया गया था। मेटाफिजिकल पोएट्री के गुण रखने वाले मार्वल जैसे कवियों की रचनाएं उस समय निजी तौर पर हस्तलिखित पांडुलिपियों के जरिए सिर्फ कुछ खास दोस्तों के बीच ही घूमती थीं। ओह, तो ये अंडरग्राउंड चल रहा था। हाँ, ये इस बात का ऐतिहासिक सबूत है कि आप कानूनों के जरिए थिएटर्स बंद कर सकते हैं, किताबों पर बैन लगा सकते हैं, लेकिन आप मानव स्वभाव को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। इंसान तो इंसान ही रहेगा। बिल्कुल। प्रेम, रोमांस और जीवन के छोटे छोटे आनंद को महसूस करने की मानवीय इच्छा उस कठोर सतह के नीचे छिपे तौर पर हमेशा धड़कती रही। तो इन सभी महान रचनाओं और इस युग की सख्ती को जब हम एक साथ तौलते हैं तो स्रोतों में प्यूरिटन युग की विरासत को लेकर एक बहुत ही गहरी बहस उभर के सामने आती है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है विरासत के मूल्यांकन का। हाँ, कि क्या ये युग इतिहास का एक काला अध्याय था या फिर एक जरूरी कड़वी दवा? देखिए, दोनों पक्षों के तर्क बहुत मजबूत हैं। अगर हम समाज पर इसके सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें तो प्यूरिटन शासन ने समाज को एक ऐसा कठोर अनुशासन दिया जिसकी उस विनाशकारी गृहयुद्ध के बाद शायद बहुत जरूरत थी, स्थिरता लाने के लिए। हाँ, और सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था।
प्यूरिटन विचारधारा मानती थी कि हर व्यक्ति का ईश्वर से सीधा संपर्क होना चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति का खुद बाइबल पढ़ना अनिवार्य था। और खुद बाइबल पढ़ने की इस अनिवार्यता ने रातों रात साक्षरता दर में जबरदस्त उछाल ला दिया। मतलब जब हर घर में लोगों को पढ़ना सीखना ही पड़ा तो समाज में एक बहुत बड़ा बौद्धिक जागरण हुआ। बिल्कुल, इसने साहित्य को सिर्फ दरबारों और अभिजात वर्ग के मनोरंजन की चीज से निकालकर एक गंभीर दार्शनिक सोच का माध्यम बना दिया। मिल्टन और बनियन का जो गंभीर साहित्य हम देखते हैं वो इसी बौद्धिक गहराई का परिणाम था। लेकिन दूसरी तरफ के पढ़ने में जो कीमत चुकाई गई वो मानवीय और सांस्कृतिक स्तर पर विनाशकारी थी। हमारे श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि सूचनाओं और विचारों पर नियंत्रण का ये ऐतिहासिक उदाहरण आज भी कितना प्रासंगिक है। बहुत प्रासंगिक है। एक पूरे समाज से उसका सहजानंद, उसकी लोक कलाएं, उसके थिएटर्स और संगीत को क्रूरता से छीन लिया गया था। हाँ, वो भी तो जरूरी था इंसान के लिए। जो सांस्कृतिक आघात उस पीढ़ी ने झेला, जहां हर हंसी को शक की नजर से देखा जाता था, उसने समाज को भीतर से बहुत खोखला और पाखंडी भी बना दिया था। ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। क्या एक महान, गंभीर और दार्शनिक रूप से उच्च साहित्य पाने के लिए इंसानों से उनकी सारी खुशियां, उनका मनोरंजन छीन लेना, क्या ये सच में एक सही सौदा था? क्या इंसान सिर्फ नैतिक उपदेशों पर जिंदा रह सकता है? इतिहास इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से नहीं में देता है। ढह गया। और यहीं हम पहुंचते हैं 1660 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद वो पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः इंग्लैंड की जनता ने उस सख्त प्यूरिटन शासन को उखाड़ फेंका। जनता थक चुकी थी। 1660 में राजशाही की वापसी हुई, जिसे हम रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की कहते हैं। किंग चार्ल्स द्वितीय फ्रांस से वापस आए और उन्हें गद्दी पर बैठाया गया, और इस घटना के साथ ही अंग्रेजी साहित्य और इतिहास का यह दमघोटू प्यूरिटन युग आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे 18 साल से उबल रहे एक प्रेशर कुकर की सीटी आखिरकार हटा दी गई हो। सेंसरशिप के जो भारी ताले थिएटर्स पर लगे थे वे टूट गए और समाज ने एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। राहत की सांस, लेकिन शायद उससे भी कुछ ज्यादा। और यहीं पर मैं आज की इस चर्चा से निकला एक अंतिम विचार उन लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगा जो मैं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पर हमारे स्रोतों ने सीधे तौर पर बात नहीं की है, लेकिन ये इस पूरे मनोविज्ञान से जुड़ता है। जरा सोचिए, जब किसी समाज में मनोरंजन, कला और साधारण मानवीय इच्छाओं को इतने लंबे समय तक इतनी क्रूरता से दबाकर रखा जाता है, तो जब वो दबाव हटता है तो क्या होता है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। क्या 1660 में राजशाही की वापसी के बाद का समाज एक सामान्य और संतुलित समाज बना होगा, या फिर दशकों से दबी हुई उस स्प्रिंग ने इतनी जोर से छलांग लगाई होगी कि साहित्य और समाज सीधे अति स्वच्छंदता, अश्लीलता और बेलगाम आनंद की तरफ भाग पड़े होंगे? एक चरम से दूसरे चरम की तरफ। बिल्कुल। क्या अत्यधिक नैतिकता हमेशा अपने पीछे एक अत्यधिक अनैतिकता के विस्फोट का बीज बोकर जाती है? यह इतिहास और मानव स्वभाव का एक ऐसा चक्र है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस पर सोचना सच में बहुत दिलचस्प होगा।